हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बात करते हैं करोजन टॉपिक की। देखिए, करोजन क्या है ये हम जानते हैं। एक बार आपको समझा देते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अगर हम किसी मेटल को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे तो मेटल्स आर जनरली वेरी रिएक्टिव। मेटल्स हैं तो वो एटमॉस्फेयर की किसी ना किसी गैस के साथ रिएक्शन ज़रूर करेंगे, और जब रिएक्शन करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट ज़रूर बनेगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेटल ही तो होगा ना, जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होके उसी पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो मेटल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, करोजन ऑफ मेटल। जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उतना ज़्यादा उसका करोजन। आइए देखते हैं, मैं एक डेफिनेशन लिखती हूँ। व्हाट इज़ करोजन? द डिस्ट्रक्शन of metal due to the action of atmospheric gases, ठीक है, on the surface of metal, resulting in the formation of other compounds, other substances, other compounds like, अब क्या बन सकते हैं, सल्फाइड बन गया, सल्फेट बन गया, है ना, लाइक ऑक्साइड, sulfide, etc. is called corrosion. The destruction of metal due to the action of atmospheric gases on the surface of metal, resulting in the formation of other compounds like oxide, sulfide, etc. is called corrosion. जो मैंने बताया था वही मैंने लिखा कि मेटल अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल तो खर्च हो रहा है ना, तो मेटल तो अपनी सरफेस छूटने लगेगी मेटल की। इसी प्रोसेस को करोजन बोलते हैं। अगर आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल ध्यान से देखा है, ध्यान से पढ़ा है टॉपिक, अगर आप डेनियल सेल का एग्जांपल सोचें तो सोचिएगा, कोई भी गैल्वेनिक सेल है, सबकी बात मैं कर रही हूँ, मैं एग्जांपल डेनियल सेल का दे रही हूँ। उसमें जो एनोड होता है, कोई भी गैल्वेनिक सेल की बात आप करो तो जो एनोड होता है हमेशा वो क्या दिखाता है, आपको मालूम है, ऑक्सीडेशन दिखाता है। तो ऑक्सीडेशन, अब जैसे फॉर एग्जांपल Zn है, फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। Zn है, आफ्टर शोइंग ऑक्सीडेशन Zn गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सोल्यूशन में आ जाता है आपका, जैसा कि मतलब रफ डायग्राम, ये तो सोल्यूशन में आ जाता है आपका। तो जिंक जो आपने रॉड यूज़ किया, धीरे धीरे वो जिंक आयन में चेंज होकर सोल्यूशन में आ रहा है। तो वो तो डे बाय डे बहुत थिन होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, क्योंकि यही जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी ये करोजन हो रहा है। दिस इज़ द करोजन ऑफ जिंक। अगर आप इसका बेसिक समझें, करोजन का बेस समझें, तो थिनिंग हो रही है धीरे धीरे, और धीरे धीरे सोल्यूशन में आता जा रहा है। यही तो है ना जो निकल के आ रहा है, तो इसका अमाउंट कम होता जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड करोजन। यानी कि हमारे जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो पोर्शन ऑक्सीडेशन दिखा रहा है उसका क्या हो रहा है, करोजन हो रहा है। आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिटेल में देखेंगे और देखेंगे दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। करोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, इसको समझेंगे। अब अभी तो हमने एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात की। फॉर एग्जांपल ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, टर्निशिंग ऑफ कॉपर, सिल्वर किस में चेंज हो जाता है, Ag2S में चेंज हो जाता है। कॉपर किस में चेंज हो जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है, वो सिल्वर का करोजन है, ये कॉपर का करोजन है। बट हम अपने पॉइंट की बात करेंगे। द मेन एग्जाम्पल इज द करोजन ऑफ आयरन विच इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। द मेन एग्जाम्पल इज करोजन ऑफ आयरन। मैं डेफिनेशन को रफ करती हूँ और यहाँ लिखती हूँ आगे। थर्ड एग्जाम्पल हमारा जो मेन एग्जाम्पल है जो हमें डिस्कस करना है। एग्जाम्पल
रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग, दिस इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इसको शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे एटमॉस्फियर में बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर भी है। आप एक आयरन रॉड को लेकर एटमॉस्फियर में रख दीजिए, दिस इज़ द आयरन रॉड। अब हमें क्या पता है कि चारों तरफ क्या है, हमारा मॉइस्चर है, एयर में क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। मॉइस्चर है और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बहुत सारी गैसेस हैं। हमें जिस गैस का काम है हम लोग उसकी बात करेंगे। CO2 एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द वाटर वेपर, आर प्रेजेंट इन द वाटर वेपर। ये वेपर, ये यू लिखा हुआ है, वाटर वेपर सराउंडिंग आयरन सरफेस। आयरन सरफेस है, चारों तरफ एयर है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर में CO2 और O2 गैसेस क्यों नहीं डिज़ोल्व हो सकती हैं? बिल्कुल डिज़ोल्व हो सकती हैं। मुझे इन्हीं दोनों गैसेस का काम है तो मैं इन्हीं दोनों का नाम ले रही हूँ, और भी जो डिज़ोल्व हो सकती है वो भी डिज़ोल्व होगी। तो होता क्या है, कहने का मतलब है कि आयरन के चारों तरफ में एक गैस है H2O में, मॉइस्चर में, वाटर में CO2 डिज़ोल्व है, यानी H2CO3 इज़ प्रेजेंट। कार्बोनिक एसिड इन द लिक्विड फॉर्म, इट इज़ प्रेजेंट अराउंड द आयरन। आयरन के चारों तरफ ये सब्सटेंस है, लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि ये घुला हुआ है। ये एक एसिड है, आप जानते हैं, दिस इज कार्बोनिक एसिड। एसिड है तो वो आयनाइज जरूर होगा, आयनाइज जरूर होगा तो वो H+ आयन और कार्बोनेट आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आयरन के चारों तरफ H+ आयन अवेलेबल है, बस इसकी बात ध्यान रखिएगा। कार्बोनिक एसिड है, मॉइस्चर में CO2 डिज़ोल्व हो गया, लिक्विड फॉर्म में कार्बोनिक एसिड है, और वो एसिड है तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, H+ इज प्रेजेंट अराउंड द आयन। चलिए, इतनी बात समझने के बाद मैं इसको रफ कर रही हूँ, मगर इसको ध्यान रखिएगा कि H+ आयन इज ऑलरेडी अवेलेबल अराउंड द आयरन रॉड। हम लोग बात करेंगे एनोड और कैथोड रिएक्शन की। इसको रफ करते हैं। आयरन रॉड रखा हुआ है, ये आपने इमेजिन किया हुआ है। एट एनोड, एट, अब एक मिनट, आयरन रॉड है, आयरन रॉड का कोई भी कॉर्नर एनोड का काम करने लगा। ये है, ये आयरन रॉड है आपकी, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आयरन रॉड। तो कोई भी कॉर्नर है आप उसको एनोड मान लीजिए, और जो दूसरा साइड है जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर वेपर, डिज़ोल्व इन मॉइस्चर में डिज़ोल्व है, ये कैथोड का काम करता है। तो आपका जहाँ पे आयरन है, प्योर आयरन है, वो एनोड का, वो कॉर्नर एनोड हो गया, और जहाँ इम्प्योरिटीज़ का कंटेंट ज़्यादा है वो साइड क्या हो गया, कैथोड हो गया। चलिए अब बात करेंगे, इसको रफ करते हैं, ये आपको बता दिया मैंने। एट एनोड, एट एनोड वी नो ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्या हो जाएगा, आयरन गिव्स Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ आएंगे एज यूजुअल, जैसा हर जगह होता है, हर गैल्वेनिक सेल में भी होता आया है। इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर आए, अब क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में है, और साथ में H+ आयन, वही जिसकी बात मैंने अभी कही थी। H+ विल शो द रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन दिखाएगा, H+। कितने इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी, चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो अब आप तुरंत बता लेंगे, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिक्वायर्ड हेयर। हाइड्रोजन्स वांट टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का काम है ऑक्सीजन के संग जुड़ना, वाटर बनाना। वाटर का क्या फॉर्मूला है, H2O, यानी फॉर 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड, सो फॉर 2 ऑक्सीजन्स 4 हाइड्रोजन्स आर रिक्वायर्ड। हमने यहाँ लिख दिया 4H+। पहले हम इसको इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल कर दें, फिर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, ईच हाइड्रोजन आयन विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन। चारों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, न्यूट्रल हो गए, अब इस O2 के साथ जुड़ गए,
तो ये क्या बन गया 2H2O। इज इट क्लियर? 2 ऑक्सीजन है H2O के फॉर्मूले में, 1 ऑक्सीजन है तो 2H की ज़रूरत है, ये 2 ऑक्सीजन है तो हमें 4H की ज़रूरत है। 4H है, उसको पहले 4 इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल कर लिया, अब उन्होंने इसके संग जुड़ गए तो 2 वाटर बनेगा ना, एक तो नहीं बनेगा, 2 वाटर बनेगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब वी हैव टू ऐड, हाँ कैथोड है तो ये रिडक्शन टेक्स प्लेस हेयर, रिडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, नाउ वी विल ऐड, हम लोग ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे और हम लोग कैथोड एनोड को ऐड करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन, क्या हम लोग जब इस रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या हमारा ये लेफ्ट साइड LHS ऐड होगा और RHS ऐड होगा? क्या इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा? बिल्कुल नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 4 RHS का और 4 LHS का कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको ऐड कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 2 Fe का LHS लिखा, फिर दूसरे वाले का LHS लिखेंगे, प्लस O2 प्लस 4H प्लस, और 4 इलेक्ट्रॉन उसके 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, गिव्स। अब पहले वाली रिएक्शन का RHS लिख लेते हैं, ये बना 2 Fe2 प्लस आयन, अब हो गया। फिर अगले वाले में हम लोग इसको लिख लेते हैं 2H2O। दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ करोजन, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। हुआ क्या, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ आए। एनोड का काम कौन कर रहा है, आयरन रॉड में जहाँ जो हम कहें कि जहाँ आयरन ज़्यादा है वो साइड हमारा एनोड का काम करने लगा। अब वो इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड आए जहाँ इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं और ऑक्सीजन इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, वहाँ पर हमारा जो चारों तरफ मॉइस्चर का कंटेंट है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। तो रिडक्शन कौन दिखा रहा है, ऑक्सीजन, और जो चारों तरफ H+ हैं जो कार्बोनिक एसिड से आए हैं, रिडक्शन इन्होंने दिखाया और ये इसके संग जुड़ गया और ये वाटर बन गया और हमने इसको ऐड कर लिया। अब क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये फेरस आयन हमारा किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में है, याद रखिएगा, ये हमारा डिजॉल्व फॉर्म में और वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये बात हम लोग पहले आयरन क्या है, सॉलिड फॉर्म में है और ये हमारा एक्वस फॉर्म में है, निकल गया, जो हम लोग पहले भी गैल्वेनिक सेल में पढ़ते आए हैं। इसके बाद अब क्या होगा, ये फेरस एयर की प्रेजेंस में फिर से ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनाएगा, फेरिक, और वो फेरिक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, और फिर फेरिक ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ जुड़ेगा और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी कि रस्ट बनेगा। चलिए आगे की रिएक्शन देखेंगे। हम लोग आगे की रिएक्शन कैसे लिखें, ये जो फेरस है इट विल फर्दर ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है, डिजॉल्व्ड फॉर्म में है, वाटर वेपर में, मॉइस्चर में प्रेजेंट है, साथ में वाटर भी लिखना पड़ेगा। ये Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज हो गया और O2 के साथ रिएक्शन कर गया और हमारा कंपाउंड क्या बन गया, Fe2O3। Fe2O3, इज इट क्लियर? फेरस पहले फेरिक बना, फेरिक बनने के बाद वो ऑक्सीजन से जुड़ गया और हमारा फेरिक ऑक्साइड बन गया, प्लस साथ में अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर H+ भी निकलेगा। चलिए इसको बैलेंसिंग में ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जनरली कन्फ्यूज़न होने लगता है। हम इसको बैलेंस कर लें, आयरन इज़ यहाँ पर 2 है, अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3, और अगर हम यहाँ पर 2H+ लगा दें, एटम्स तो बैलेंस हो गए लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। 2 2 4, 4+ चार्ज है यहाँ पर, उसके लिए हमको यहाँ पर हाइड्रोजन 4 करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर 4 कर दिया तो हमको यहाँ पर 2H2O बढ़ाना पड़ेगा एटम। अगर यहाँ बढ़ा दिया तो ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया। अब ऑक्सीजन को ऑक्सीजन हमारा 2 और ये 2 2 और 2 4 हो गया और यहाँ पर 3 है। अब क्या करें, 4 तो नहीं कर सकते, 6 कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ 2 3 6 कर दें, देखते चलिएगा, और ये आयरन हो गया हमारा 4, यहाँ पर 4 कर दें, चार्ज हो गया 4 2 8, यहाँ पर 8 कर दें, तो अपने आप सब कुछ बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 3 6, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ 4 लिख दीजिए, 4 2 8 बराबर हो गया और ऑक्सीजन भी 4 × 6 बराबर हो गया। तो फेरस आयन फेरिक में बदला, ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बन गया। नाउ फेरिक ऑक्साइड विल कंबाइन विद H2O and Fe2O3 dot XH2O is formed, which is called hydrated ferric
oxide or rust, and formation of rust is called rusting. XH2O, 2H2O, 3H2O कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने XH2O लिख दिया. एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या देखा. We have seen what is the question is asked in this way. Rusting of iron is an electrochemical phenomena. Prove this. तो अगर हमें ये प्रूव करना है, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने इसको ऐड कर दिया, ओवरऑल रिएक्शन निकल आई. फेरस आयन, क्या आपको लगता है कि आप आज लैब में अगर फेरस का कोई सोल्यूशन बना के आएंगे, कल आप वापस लैब में जाएंगे, क्या आपको वो फेरस के फॉर्म में मिलेगा? नहीं, वो किस में चेंज हो जाएगा? फेरिक के फॉर्म में. वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. किससे? एयर से, ऑक्सीजन से. वही चीज़ हमने दिखाया कि फेरस फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, और या तो आप Fe2 को Fe3 में चेंज होकर अलग दिखाइए या डायरेक्ट दिखा लीजिए, और ऑक्सीजन के संग मिल गया और फेरिक ऑक्साइड बन गया. हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया और फेरिक ऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ गया और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन गया, आपका रस्ट बन गया. एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग. क्या लगता है आपको, अगर हमें रस्टिंग रोकना हो, अगर हम चाहें कि रस्टिंग ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं बच्चों वाले कंसेप्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि पेंटिंग कर देंगे, ऑयलिंग कर देंगे, वो तो है ही. अगर मैं बोलूँ यहाँ किसी तरीके से H+ की अवेलेबिलिटी रोक दी जाए, अगर हमने H+ की अवेलेबिलिटी रोक दी तो ये प्रोसेस रुकेगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा तो सब रुक जाएगा. मीन्स अगर हम मीडियम की pH 7 से बढ़ा दें, बेसिक कर दें, 9 या 10 कर दें, एसिडिक मीडियम की जगह बेसिक मीडियम लगा दें, देन वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग. हम रस्टिंग से बचा सकते हैं अपने सब्सटेंस को. ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम आयरन की जो कोटिंग है जो हम कर रहे हैं, एंटी रस्ट जिसको बोलते हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, हम एल्कलाइन सॉल्यूशन यूज़ कर लें, आयरन की कोटिंग कर दें. एल्कलाइन सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो pH आपकी एल्कलाइन वाली हो जाएगी, 9 या 10 pH कर दीजिए तो H+ की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और आपकी रस्टिंग रुक जाएगी. चलिए देखते हैं हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इसमें देखते हैं. इसको रफ करते हैं. प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. Prevention of rusting. Number 1, by using anti-rust solutions. एंटी-रस्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है, रस्टिंग बचाना है. एंटी रस्ट में यूज़ क्या होता है? एल्कलाइन सॉल्यूशंस. एल्कलाइन, क्यों एल्कलाइन? आप समझ गए. H+ की अवेलेबिलिटी रोकनी है तो मीडियम को एल्कलाइन कर देते हैं. तो एल्कलाइन जनरली फॉस्फेट्स, एल्कलाइन फॉस्फेट्स, एल्कलाइन कार्बोनेट्स, है ना, एल्कलाइन फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट ज़्यादा इफेक्टिव होगा. फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एट्सेट्रा, जो भी आयरन के साथ जुड़ जाए, ऐसा आयन जो इजीली आयरन के साथ आपके जुड़ जाए, एट्सेट्रा कैन बी यूज्ड. क्या होगा? आयरन फॉस्फेट बन गया. आपने एल्कलाइन फॉस्फेट की कोटिंग की, आयरन फॉस्फेट बन गया, मीडियम एल्कलाइन है तो H+ की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. आपने इसकी कोटिंग कर दी, आयरन सल्फेट बन गया, एल्कलाइन मीडियम है, H+ की अवेलेबिलिटी कम हो गई. तो बाय यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, दीज टाइप्स ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग. हम रस्टिंग को कुछ हद तक रोक सकते हैं. नंबर 2, आपको मालूम है बैरियर प्रोटेक्शन, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. बैरियर प्रोटेक्शन बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, इसको डिस्कस करने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है. बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग एट्सेट्रा. 3rd, बाय गैल्वेनाइजेशन, नाम आपने सुना होगा. बाय गैल्वेनाइजेशन, S लगाइए चाहे Z लगाइए, दोनों स्पेलिंग सही हैं. बाय गैल्वेनाइजेशन आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दें. जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन.
जिंक उससे पहले ऑक्सीडेशन दिखा जाएगा, तो जिंक ऑक्सीडेशन दिखाएगा। इन दिस मेथड आयरन इज कोटेड विद द लेयर ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग कर दी, जिंक ने पहले ऑक्सीडेशन दिखा दिया। जिंक इज मोर रिएक्टिव। हम आपसे पूछें आयरन के ऊपर तो बहुत सारे मेटल्स हैं, किसी की भी कोटिंग हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। टिन की कर दीजिए तो टिनिंग हो जाएगा उसका नाम। गैल्वेनाइजेशन नेम तभी यूज़ होगा व्हेन वी विल यूज़ जिंक, जब आप जिंक यूज़ करेंगे। अब हमें ये भी तो देखना है ना कि भले ही हमारा मेटल आयरन से पहले ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो स्टेबल है कि नहीं, वो सब चीज़ों के मामले में बेस्ट है कि नहीं। तो जिंक इज़ बेस्ट सब कुछ को अगर हम देखें, दैट्स वाई वी टेक जिंक जनरली। ओके, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। वो उसके पहले ऑक्सीडेशन दिखाएगा और क्या बना लेगा, इट फॉर्म्स बेसिक जिंक कार्बोनेट। ये उसके ऊपर बेसिक जिंक कार्बोनेट की लेयर बना देगा और आयरन हमारा रस्टिंग से बचा रहेगा। एक और है बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन, बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। हमें पता है हमारी गैल्वेनिक सेल में एनोड, एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, कैथोड, कैथोड मैंने थिक बनाया देखिए, क्योंकि थिक होता है धीरे धीरे, एनोड थिन हो जाता है धीरे धीरे। डायग्राम पे मत जाइएगा, दिस इज द रफ डायग्राम। ओके, हम अपने आयरन को इधर कर दें और आयरन से मोर रिएक्टिव मेटल को इधर कर दें, मोर रिएक्टिव देन आयरन, सच एज मैग्नीशियम। इधर वाला एनोड है, उधर वाला कैथोड है। आपको पता है यही ऑक्सीडेशन दिखाता है, तो यहाँ एनोड है, ऑक्सीडेशन कौन दिखाएगा, Mg दिखाएगा। तो करोजन किसका होगा, Mg का होगा। पतला कौन होगा, ये होगा, Mg है। ये सॉल्यूशन में निकल कर आ रहा है, थिन ये हो रहा है, वो तो साफ बचा हुआ है। तो बाय दिस वे ऑल्सो वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग। हमारा आयरन, हम रस्टिंग बचाने की बात कर रहे हैं, आयरन का करोजन ना हो। रस्टिंग मतलब करोजन, आयरन ना निकले सरफेस से। तो आयरन कैसे निकलेगा, अगर आयरन ऑक्सीडेशन दिखाई नहीं रहा, निकलेगा तो वो जो ऑक्सीडेशन दिखाएगा, आयन तो उसके निकलेंगे। जब आयरन यहाँ दिखाई नहीं रहा, उससे मोर इम्पॉर्टेंट वाला ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। तो बाय दिस वे ऑल्सो वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। सो व्हाट वी हैव सीन कि व्हाट इज़, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट, व्हाट इज़ करोजन। करोजन का मतलब ही होता है रिएक्शन, और रिएक्शन हो रही है तो वो सब्सटेंस तो धीरे 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 आपका डिस्ट्रक्ट हो रहा है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, गायब होता चला जा रहा है। हम लोगों ने एग्जाम्पल कौन सा डिस्कस किया, रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल कंसेप्ट, एनोड, कैथोड, टोटल ऑल, फेरस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो फेरिक ऑक्साइड, और फिर फेरिक ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी रस्ट। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए H+ की अवेलेबिलिटी को कम कर दीजिए, यानी मीडियम एल्कालाइन कर दीजिए, pH 9 से 10 कर दीजिए, तो आप रस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारे मेथड्स हम यूज़ करके रस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं, मेरा वीडियो का लिंक बाकी नीडी बच्चों तक ज़रूर शेयर करिए, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ इन केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।